सो वेलकम टू माय चैनल गाइस, होमो शेपन ओनली दिस साइड। तो आज हम थर्ड चैप्टर क्लास 6 एनसीईआरटी की लेकर आ गए हैं और कई सारे नए सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं। तो उन सारे नए सब्सक्राइबर का थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड आप ऐसे ही इस चैनल के साथ आप बने रहें। और अगर आपके घर में कोई जूनियर हो जो या फिर कोई भी बच्चा जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता हो 6 to 12 क्लास में, तो आप लोग उन्हें भी इन्फॉर्म कर दें कि ऐसा चैनल है जहाँ बुक की सारी लाइन वाइज लाइन डिक्टेशन कराई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो आप उन्हें भी इन्फॉर्म कर सकते हो। आप अपने फैमिली ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करने बोल सकते हो। और ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा आप सभी के लिए। सो गाइज़, आप लोग ऐसे ही आपको इस वीडियो के हेल्प की मदद से आपको पढ़ाई करनी है। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 की चैप्टर थर्ड, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो इस चैप्टर को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का पहले मैं मीनिंग आप लोगों को समझा दूं कि क्या है इस चैप्टर की मीनिंग। तो माइंडफुल ईटिंग क्या होता है? आपको कई बार बहुत सारे आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, वो आपको हमेशा समझाते हैं कि आपको किस तरह की फूड खानी होती है। आपके बॉडी में अच्छा ग्रोथ होने के लिए किस तरह की फूड होती है जो आपको खानी चाहिए, और आपको हेल्थ भी उससे ख़राब नहीं होता आपका। तो ये सब हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं, ए पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। और अब जैसे ही आप ध्यानपूर्वक खाने को खाते हो, तो आप एक ऐसे रास्ते पे चलते हो जिस रास्ते पे चलकर आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ ही रहती है। तो ऐसी कौन सी हेल्दी बॉडी मतलब ऐसी कौन सी माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस है जिसे करके हमें हेल्दी बॉडी मिलेगी। तो हम इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो उससे पहले एक सुभाषित वाइज सेइंग है संस्कृत में, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी 3 बार आपसे क्वेश्चन किया गया है। वन हु ईट्स फूड, ऐसा इंसान जो खाना खाता है, दैट इज़ होलसम, जो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि स्वादिष्ट हो इन मॉडरेट क्वांटिटीज़, और बहुत ही ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, एकदम मीडियम क्वांटिटी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा खाना चाहिए ना ही कम खाना चाहिए। तो हमें ये बताने की कोशिश किया जा रहा है। और अप्रोप्रिएट फॉर द सीज़न, और ऐसे खाना खाना चाहिए जो उसी पर्टिकुलर सीज़न में वो फूड हमें अवेलेबल हो। अब ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताऊं कि जैसे अभी तो गर्मी का सीज़न आ गया है, अभी अगर हम खाएं गोभी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, तो ये ना इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा खाने का तरीका। क्योंकि देखिए बच्चों, आजकल जो सब्जियां उगाई जा रही है, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि अनसीजनेबल फूड्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं उसे ग्रो करके मार्केट में बेचे जाते हैं। उससे कई सारे जो है ऑन्कोजेनिक डिजीज़ होते हैं, ऑन्कोजेनिक डिजीज़ जिसे कि कैंसर होता है बच्चों। तो ऐसे अनसीजनल फूड या फ्रूट्स को तो खाना ही नहीं चाहिए, आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कुछ ड्राई वेजिटेबल्स जो कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीजन में ड्राई किए गए हैं और उसे फ्यूचर में यूज किया जा रहा है, तो वो खा सकते हैं। बट अभी फ्रेश अगर अनसीजनेबल फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल हमारे पास हमारे घरों में आता है, तो प्लीज़ यू हैव टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेजिटेबल्स। एंड हमें ना इसमें इस सुभाषित में बताया गया है, जो संस्कृत में हमें ये श्लोक दिया हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि हेल्दी कौन है? हेल्दी वही है जो बहुत ही मॉडरेट तरीके से खाना खाता हो, और उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीजन वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करता हो, और सही टाइम पे भी खाना चाहिए, और सही जगह पे भी बैठ के खाना चाहिए। अब सही टाइम का मतलब बच्चों, आपको सुबह ब्रेकफास्ट कर ही लेनी चाहिए 8 बजे से पहले या 8 बजे के बाद, एंड देन यू हैव टू डू योर लंच ब्रेक, मतलब इन द मिड ऑफ डे, जैसे 12 o'clock या 11 o'clock में आपको लंच कर लेनी चाहिए। एंड
ऐसे खाने का एक तरीका होता है बच्चों। तो और सही जगह भी मतलब खाना खाना चाहिए। जैसे कि आप कूड़े के ढेर के पास बैठ के नहीं खाना चाहिए आपको। कहीं गंदगी है आस पड़ोस में, मतलब जहाँ मक्खी वगैरह लग रही है, तो वहाँ बैठ के नहीं खाना है। क्योंकि देखिए बच्चों, कई सारी ऐसे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो होती हैं, लाइक गंदे जगह पे बैठ के खाने से। जैसे आप अगर शाम को कहीं घूमने जाते हो, जंक फूड हमें मिलती है ठेले पे, स्ट्रीट फूड मिलती है, तो वहाँ ये भी ध्यान रखना है कि इस चीज़ें सही तरीके से हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन के साथ रखी हुई है या नहीं रखी हुई है। जैसे ठेले पे हमें चाउमीन्स, बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह सब कुछ मिलते हैं, तो उस पे ना ये ध्यान वहाँ रखना है कि हमें बहुत ही साफ़ और बहुत ही क्लीन वातावरण में हमें खाना चाहिए, जिससे कि हमें बीमारी नहीं होती है कई सारी, जैसे टाइफाइड एंड एनी अदर काइंड ऑफ फूड कंटेमिनेशन, फूड पॉइजनिंग जो हो जाती हैं, तो इसी वजह से होती है बच्चों। सही साफ़ जगह पे बैठ के खाएं, सही टाइम पे खाना खाएं, और सही सीजन वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को आप कंज्यूम करें, तो आप हमेशा हेल्दी ही रहेंगे। तो हमने ये संस्कृत के श्लोक की सुभाषित जो दी गई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया, और इसी थीम से पूरा का पूरा रिलेट करता है हमारा ये चैप्टर कि हमें कैसे हेल्दी हेल्दी रहना है, कैसे अप्रोप्रिएट खाना खाना है, ऐसा कौन सा खाना खाना है जिससे कि हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और उससे पहले हमें एक आज का थॉट दिया गया है, अनेन जातनी जीवंती। ये तृतीय उपनिषद से लिया गया है कि अनेन जातानी जीवंती के बारे में क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो ये मेडू है और मिस्टी है, दोनों एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। एक जैसे कि स्कूल आप जाते हो तो स्कूल में कई सारी नोटिस बोर्ड पे थॉट लिखे होते हैं, वैसे ही मेडू और मिस्टी के स्कूल में भी एक थॉट लिखा हुआ था। तो वो दोनों बैठ के अपने बोर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं, बोर्ड पे पढ़ के कि क्या होता है इसका मीनिंग। तो इस पे लिखा हुआ है कि अनेन जातानी जीवंती, मतलब इसका ये होता है, मेरू ये कहता है कि फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग। फूड हमें क्या देता है, जितने भी लिविंग बीइंग है उससे लाइफ प्रदान करता है। तो ये जो मेदू और मिष्टी दो कैरेक्टर हमें एनसीईआरटी बुक में है, तो बच्चों इन दोनों कैरेक्टर को ना हमें इग्नोर नहीं करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इन सारे कैरेक्टर्स एंड एक्टिविटीज़ को ना इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए बच्चों, एनसीईआरटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से रिसर्च करके बुक को लिखा जाता है। हम देखते हैं कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूलों में ना एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ाई जाती है 6 क्लास से। लेकिन मैं कहूँगी कि अब आप 6 क्लास में तो आपने नहीं पढ़ा एनसीईआरटी, लेकिन जब 9th-10th में जाते हो तो डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है। इससे पहले आप दूसरी कंपनी की बुक पढ़ रहे थे। लेकिन मेन जो एग्ज़ाम आता है आपका, 10th बोर्ड होता है, आपकी प्री बोर्ड होती है, असेसमेंट्स होते हैं, उसमें ना एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है बच्चों क्वेश्चन में। उस टाइम आपको लगेगा कि यार मैंने तो दूसरे कंपनी की बुक पढ़ी थी, हमारे प्राइवेट स्कूल में तो ये पढ़ाया गया था, और आज हमें ये स्टैंडर्ड्स वर्ड्स मिल रहे हैं, मैं कैसे इसे करूँ। तो बच्चों एनसीईआरटी को हमेशा सीरियसली लेना है, भले ही आपके पास दूसरी कंपनी की बुक है, नो मैटर, लेकिन सिलेबस दोनों बुक में सेम ही होता है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो तो उस बुक में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, आप उसे ऐसे भी क्लास में कवर करके आप कर सकते हो, बट एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। यू हैव टू, मतलब इसलिए तो मैं हर एक लाइन बाय लाइन डिक्टेट करके आप लोगों को समझा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक इतनी सॉर्टेड मैनर में ना हर एक एग्जाम्पल्स, एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटीज़, क्वेश्चंस छोटे छोटे बॉक्स में दिए रहते हैं, जिससे कि बच्चों को ना बच्चे के अंदर में ना एक क्यूरियोसिटी आए, पढ़ने की जिज्ञासा जगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है बच्चों आप सभी के लिए। दैट्स वाई आई एम जस्ट डिक्टेटिंग ऑल द लाइन्स टू यू ऑल। नाउ हम अब आते हैं मेदू और मिष्टी की कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे। ये कैरेक्टर ना अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में भी कई बार आएंगे, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी 2-3 बार इस मेदू और मिष्टी का ना जिक्र है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ये दोनों बच्चे पूछते हैं बच्चों। और आपको ना इन सारे इनके क्वेश्चन से ना आपके माइंड को ना ऐसे झकझोर देता है ना कि मतलब एक क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देता है ये दोनों बच्चा, और काफ़ी अच्छे तरीके से ना ये समझाने की कोशिश भी करता है कुछ ऐसी चीज़ जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस सेइंग। हम अब इस थॉट्स के सिग्निफिकेंस जो हमने पढ़े थे उसके बारे में हम समझने की अब कोशिश करते हैं। व्हाट डू वी ईट? सबसे पहले एक हमारा चैप्टर जो है ये क्वेश्चन करता है हमसे कि हम क्या खाते हैं। तो हम क्या खाते हैं इसके बारे में हम जानने से पहले एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों। लेट अस रिकॉर्ड। सबसे पहले आपको ना ये एक्टिविटी करने से पहले आपको एक रिकॉर्ड बनानी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है डेटा को। किस तरह के टेबल बना के, कुछ इस तरह का टेबल आपको बनाना है बच्चों। मंडे टू संडे की ये टेबल है और इसमें क्या करना है, कैसी एक्टिविटी करनी है, तो मैं आपको भी पढ़ के बताती हूँ। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। हम जितने भी हैं अपने घर में हो या अपने पूरे वर्ल्ड में, अपनी पूरे भारत में आप बात करें तो सब लोग ना हर दिन कुछ ना कुछ खाना खाते हैं। बिना खाना खाए रहे लिविंग बीइंग का इस धरती पे सर्वाइवल करना इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ फूड इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। हम लोग जानते हैं कि भोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, हिस्सा है हमारे जीवन का। हमारे प्रतिदिन जितने भी हम खाना खाते हैं उसके लिए ना फूड एक ऐसा कंपोनेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो नथिंग इज़, मतलब कि कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे और भी कोई एक्टिविटीज़ हम कर ही नहीं पाएंगे। बिकॉज हम ध्यान देते हैं कि जब हम खाना नहीं खाते तो उस दिन ना बहुत कम एनर्जेटिक महसूस करते हैं और काम करने में भी आलस लगता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन द टेबल 3.1। और आपने क्या करना है कि आपको ना इसमें सारे फूड्स आइटम्स के नाम लिखने हैं इस टेबल में, जो आपने इस पूरे सप्ताह में खाया था। मंडे को क्या खाया था, ट्यूसडे को क्या खाया था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे ही सारे डेज में ना आपने किस किस फूड आइटम्स को खाया था, कंज्यूम किया था, आपको ना लिखना है। चाहे आप अपने दाल चावल सब्जी, आप मतलब भारत के किसी भी रीजन से आप आते हो ना, you have to put your all the food items in this table and you have to just आपको ना ऑब्जर्व करना है कि आप किस तरह के फूड्स को खाते हो। व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1। आप किस तरह के ऑब्जर्वेशंस को आप बनाते हो, आपको ना इस डेटा में कलेक्ट करके आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील? क्या आप सेम काइंड ऑफ फूड खाते हो हर एक मील में? और डू योर चॉइसेस वेरी, या फिर आपका जो चॉइस होता है, चुनाव होता है खाना खाने का, वो अलग अलग रहता है खाने का तरीका। तो कंपेयर करना है आपके लिस्ट को ना आपके दूसरे दोस्तों से के साथ। मतलब हो सकता है कि आप जो खा रहे हो वो खाना आपके दोस्त नहीं खा रहे हो सकता है जो आपका दोस्त हो वो किसी अदर स्टेट से हो तो उसका जो खाने का तरीका हो वो अलग हो आपसे। आप मान लो बिहार से हो तो आप पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिशेस खाते होंगे, जैसे चावल दाल सब्जी वगैरह, ये सब रोटी सब्जी ये सब। और कोई दोस्त आपको मान लो तमिलनाडु केरला या फिर साउथ से हो, वो हो सकता है इडली डोसा सांभर ये सब खाता हो। तो मतलब चीज़ें ना वेरी कर सकती है। और फाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, आपको ना इसमें ये भी ध्यान देना है कि आप ये गौर करें आपके और आपके दोस्त के बीच कितनी सारी समानताएं हो रही हैं। ऐसी समानताएं जो आप भी खा रहे हो फूड, वही फूड आपके दोस्त भी कंज्यूम कर रहे हैं। इन द फूड कंज्यूम बाय यू एंड योर फ्रेंड्स, व्हाट डिड यू फाइंड? आप क्या पाते हो? रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक। आपको इन सारी चीज़ों को ना आपके इस नोटबुक में ना आपको रिकॉर्ड करनी है, लिखनी है। यू मे हैव नोटिस दैट देर इज़ अ वैरायटी इन द फूड ईटन बाय यू। आपने ये देखा होगा कि आपके द्वारा जितनी भी खाना खाई जाती है, कितनी भी सारी कंपोनेंट्स खाई जाती है या फिर आपके दोस्त खाते हैं, उसमें ना बहुत सारी विभिन्नताएं दिखती हैं आपको, बहुत सारी डिफरेंसेस दिखती है। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आर कंट्री? क्या आपको लगता है कि जो फूड्स जो होते हैं उसकी जो डाइवर्सिटी होती है अपने भारत देश के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होती हैं? तो यस बच्चों, ये बहुत ही आपको हमेशा सुनने को भी मिला होगा, आप फिल्मों में भी देखा होगा, सीरियल्स में आपने देखा होगा, टीवी सीरीज़ में देखी होंगी कि इसमें ना क्या होता है
आप जैसे किसी पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हो, भारत के किसी पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हो, जैसे आप यूपी में हो, दिल्ली में हो, तो वहाँ का खाने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में। जैसे आप अगर मान लो राजस्थान में हो, तो वहाँ आप भाखड़ा क्या क्या तो खाया जाता है वहाँ पे। तो जैसे बेसन की बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती है राजस्थान, जयपुर, इन सारे इलाकों में। आप चले जाओ जम्मू कश्मीर, वहाँ पे ना ज़्यादा मीट एंड मटन्स वगैरह खाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे होता है। वेस्ट बंगाल में चले जाओ, वहाँ पे ज़्यादा मछली कंज्यूम की जाती है। आप साउथ में चले जाओ, वहाँ पे चावल से बनी हुई चीज़ें एंड दाल से बनी हुई चीज़ें बहुत सारी वहाँ पे खाई जाती है। तो बिहार और यूपी में आ जाओ, पंजाब में आ जाओ, गेहूँ, मक्के की रोटी, ये सब खाई जाती है। तो ना मतलब आप देखो कि इंडिया तो इतना बड़ा मतलब कंट्री है, इसमें कई सारे इतने स्टेट्स हैं, वहाँ पे अलग-अलग फूड्स खाए जाते हैं अलग-अलग लोगों के द्वारा। आपने ये भी देखा कि आपके जो दोस्त थे, 1-2 दोस्तों के बीच में इतनी सारी डाइवर्सिटी आपको दिख रही है, तो इतना बड़ा इंडिया कंट्री है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। अब आते हैं 3.1 में, फूड इन डिफरेंट रीजन्स। अब अलग अलग रीजन में किस तरह की फूड्स कंज्यूम की जाती है लोगों के द्वारा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड। आपको ऐसे खाना मतलब इस तरह के भोजन को ढूंढना है, और सर्च करनी है, रिसर्च करनी है उस पर कि किस काइंड ऑफ ट्रेडिशनल फूड को कंज्यूम किया जाता है लोगों के द्वारा इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया में। इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं बच्चों, उनमें किस तरह की अलग अलग फूड क्रॉप्स को कंज्यूम किया जाता है या फिर ग्रो किया जाता है, मीन कल्टीवेशन किया जाता है, ये ना आपको खोजनी है, पता करनी है। कहीं से भी आप पता करो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, एवरीथिंग यू कैन मतलब फाइंड द आंसर। यू मे रेफर टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी। और आप कई सारे मतलब आप अपने स्कूल के लाइब्रेरी के बुक्स को भी आप रेफ़र कर सकते हो, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी बैठ के बात कर सकते हो, एंड फैमिलीज़ एंड नाइबर्स, और टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब आपको आपके फैमिली मेम्बर्स से भी पूछ सकते हो, आप अपने आस पड़ोसियों से भी पूछ सकते हो इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करने के लिए कि कौन से स्टेट्स में कौन सी फूड्स खाई जाती है, कौन से रीजन में कौन सी फूड्स खाई जाती है बच्चों। ना हमें ना कुछ इस तरह से आपको इन लास्ट आपको ऐसा मतलब डेटा जो है बन के आएगा, जैसे कि पंजाब में देखें तो ज़्यादातर लोकली ग्रोन क्रॉप्स, ज़्यादातर वहाँ पे किस तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है, फूड क्रॉप्स, तो मेज हो जाती है मक्का, व्हीट गेहूँ, चिकपी चना और पल्सेस दालें बहुत ज़्यादा उगाई जाती है पंजाब रीजन में। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या है बच्चों? मक्के की रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, परांठा, हलवा, खीर। तो इन सारी तरह की जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो खाई जाती है पंजाब रीजन में। ट्रेडिशनल फूड मीन्स मतलब कि बहुत ही मतलब टाइम से वो खाना खाया जा रहा है। ट्रेडिशनल फूड मतलब उनके पूर्वज भी वही खाना खा रहे थे, और वो बहुत ये ना जो कल्चर चलता आ रहा है, ये चीज़ खाने का कल्चर, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, परांठा, हलवा, खीर। आप अगर दिल्ली वगैरह घूमने जाओ कभी, तो आपको ना यहाँ खाने को मिल जाएगा। आप कहीं भी अगर भंडारे वगैरह आप खाते हो, या फिर कहीं पे भी कोई पार्टी फंक्शन आप जाओ, लोहड़ी की पार्टी अगर होती है, वहाँ आपको ये इन सारे चीज़ों को ना चखने का मौका मिलेगा। बिवरेजेस और किस तरह की तरलीय पदार्थ पी जाती है, लस्सी पिया जाता है, छाछ पिया जाता है। लस्सी आपको पता होगा बच्चों, आप भी खाते पीते होगे, मतलब छाछ, वो जो दही मतलब वो बटर बनाने से पहले ना जो वो जो निकल जाता है रेसिड्यूरी लिक्विड जो निकलता है वाइट कलर का, वो छाछ होता है बच्चों, बटर मिल्क उसको कहते हैं। और मिल्क दूध पिया जाता है एंड चाय पिए जाते हैं। वहीं अगर आप कर्नाटका में आ जाओ, तो राइस, रागी, उड़द दाल एंड कोकोनट कंज्यूम मतलब वहाँ उगाई जाती है और खाया क्या जाता है बच्चों? इडली, जो चावल से बनता है फर्मेंट करके चावल को, डोसा, सांभर,
सांभर जो बहुत सारे मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स होती हैं और उसे खाया जाता है। कोकोनट की चटनी, नारियल की चटनी पीस कर खाई जाती है। रागी का रोटी बनता है बच्चों, एक ग्रेन होता है, जिस तरह से हमें गेहूँ और मेज के आटे बनते हैं ना, वैसे ही रागी का भी आटा बनता है। ये एक अनाज होता है और उसे भी खाया जाता है। मड मडे एंड पालिया, रसम राइस, ये सब खाए जाते, मतलब ये ना जितने भी नाम है ना, ये सब फूड की रेसिपी का नाम है बच्चों। और वहाँ पे बिवरेजेस कौन सी पी जाती है? बटर मिल्क, वही जो आपने छाछ देखा था। कॉफ़ी पी जाती है। कॉफ़ी इसलिए पी जाती है बच्चों क्योंकि वहाँ पे कल्टीवेशन भी कॉफ़ी की जाती है। टीज़ भी पी जाती है वहाँ पे। मणिपुर में कैसी फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं? राइस, बैम्बू, जो बांस की जो वृक्ष होती है, ट्री होती है, सोयाबीन उगाए जाते हैं। तो वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड क्या है बच्चों? राइस है, एरोमा चटनी है, एंड उट्टी, येलो पीज, एंड ग्रीन अनियन करी, हरे प्याज की करी खाई जाती है। सिंगू एंड कांगशोई, ये सारे फूड्स जो होते हैं, रेसिपीज़ होती है, वो वहाँ पे बनती है, खाई जाती है ट्रेडिशनल फूड के तौर पे। एंड वहाँ पे ना ब्लैक टी पी जाती है एज अ बेवरेजेस, मीन्स तरल पदार्थ के रूप में। और भी आपके ना आपको ये वाला एक्टिविटी करना है कि मतलब आप जैसे बिहार से हो तो बिहार में जैसे आप लोकल ग्राउंड फूड में कैसे कैसे ग्राउंड फूड मतलब फूड क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जाती है वो लिखनी है। वेट हो गया, मेज हो गया, ये सब लिखनी है। ट्रेडिशनल फूड में क्या खाया जाता है बच्चों? तो मैं आपको बताऊँ, बिहार में ना लिट्टी चोखा तो खाई ही जाती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खाई जाती है। और मैं आपको बता दूँ, पर्टिकुलर सीज़न में ना आपको यहाँ पे खाना खाया जाता है। यहाँ पे अगर चावल उगाया जाता है, मक्का उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है ना, उससे पर्टिकुलर काइंड ऑफ चीज़ एज अ ट्रेडिशनल फूड के तौर पे खाई जाती है। जैसे मैं बताऊँ, ज़्यादातर ना बहुत सारे लोग जानते हैं बिहार में सिर्फ लिट्टी चोखा ही खाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे फूड्स हैं जो कंज्यूम की जाती है। लाइक मैं बताऊँ तो ठंड के मौसम में ना, जब जनवरी या दिसंबर के मंथ में, उसके दौरान ना पीठा खाया जाता है, जो चावल के आटे से बनता है, उसे स्टीम करके बनाया जाता है, तो वो खाया जाता है। यानी कि वो डेली फूड खाए जाते हैं, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, तो उसे खाया जाता है पीठा चावल का। उसमें कई सारे स्टफिंग की जाती है, दाल की स्टफिंग की जाती है, मीठे चीज़ों की स्टफिंग की जाती है, और भी कई सारी चीज़ें जो कंज्यूम की जाती है, चावल दाल सब्जी, ये तो डेली फूड हो गए ये सब। तो ये सब कंज्यूम की जाती है। और बेवरेजेस में आप लोगों को भी पता होगा बेवरेजेस में क्या हम लोग पीते हैं। लाइक जिस तरह से अलग स्टेट में पी जाती है, तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे गाय भी पालते हैं। यहाँ इस रीजन में लोग तो चाय ज़्यादातर पीते हैं लोग। और हाँ, छाछ वगैरह भी पीते ही हैं, क्योंकि गाय के जो बटर मतलब उसके दूध से जो बटर बनाए जाते हैं, जो रेसिड्यू बच जाता है एज अ घोर, हम उसे कहते हैं बिहार में, उस घोर को ही तो छाछ कहा जाता है बच्चों। उसमें बस थोड़ा सा चीनी वगैरह मिला दो, देन आप कंज्यूम कर लो, दैट इज़ कॉल्ड छाछ, बटर मिल्क। वाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड? ऐसे ही बच्चों, मैं आपको बता दूँ, अलग अलग स्टेट, आप जितने भी भारत में स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट की लिस्ट बनाओ, उस पे रिसर्च करो, कौन सी ट्रेडिशनल फूड्स उगाई जाती है और खाई जाती है, और कितने बेवरेज किस तरह की कंज्यूम की जाती है। आपको ना लिस्ट बनानी है और देखनी है, ऑब्जर्व करनी है बच्चों, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, मतलब क्या समानताएं दिख रही हैं, क्या असमानताएं दिख रही हैं, इस पे आपको रिसर्च करना है। वाई, ये ना आपके लिए होमवर्क है बच्चों, आप ये लिख के मतलब इसको करना है। और इस चीज़ को आपको कंप्लीट करके आप देखिए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा, आपके थिंकिंग भी डेवलप होगी आपकी। Why do we see diversity in traditional food consumed in various state of our country? हम अब देखते हैं कि इतनी सारी ट्रेडिशनल फूड्स जो हमें कंज्यूम की जाती है हमारे भारत देश में, इतना डाइवर्सिटी क्यों है? एनालाइज करना है द डेटा। आपको ना उस पे बहुत अच्छे से विश्लेषण करना है, मतलब उस पे मंथन करना है, एनालाइज करना है डेटा को, जो आपने ये 3.2 में बनाया था। और आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स? क्या जितने भी फूड आइटम्स हम देख रहे हैं, क्या
किसी तरह की चीज़ें मतलब फूड आइटम ऐसी हैं जो कॉमन हो हर एक स्टेट में या फिर कुछ-कुछ स्टेट्स में कॉमन दिख रही हैं। तो हाँ बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन दिख रही हैं हमें। जैसे पंजाब में आ जाओ, व्हीट, मेज, मक्के उगाई जाती है। बिहार में भी वही उगाया जाता है, यूपी में भी वही उगाया जाता है। नॉर्दर्न पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ इंडिया की। और साउथ पार्ट में आ जाओ, कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसमें राइस, रागी, उड़द, कोकोनट, एनी मतलब चिकपी वगैरह उगाई जाती हैं। और मतलब कुछ ऐसे रीज़न भी हैं जहाँ पे पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉमन फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो ये भी आपको एनालाइज करनी है। आर देयर फूड आइटम्स आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स, मेक अ लिस्ट। आपको ना उसकी भी एक लिस्ट बनानी है ऐसे फूड आइटम्स की जिसकी फूड आइटम्स जो है कॉमन होती है। दो एक स्टेट्स में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा स्टेट में सेम काइंड ऑफ फूड क्रॉप्स उगाई जाती है या फिर पाई जाती है। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स। आपको जब आपको लिस्ट बना लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कॉमन टाइप ऑफ फूड को मतलब फूड क्रॉप्स को उगाए जाते हैं और फूड आइटम्स को भी कंज्यूम की जाती है। वाइल सम आर ईटन ओनली इन अ पर्टिकुलर स्टेट। और कुछ ऐसे फूड आइटम्स आपको दिखेंगी वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टेट में ही आपको मिलता हुआ दिखेगा। जैसे आप असम में चले जाओ तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ चावल से बना हुआ पीठा बनता है। उसे हम बिहू, आई थिंक बिहू के फेस्टिवल के दौरान ही हम बनाते हैं। वो तवे पे ना चावल के थोड़े से पीसे हुए आटे को ना, थोड़ा मोटा पिसा हुआ आटे को ऐसे फैला करके उसमें बीच में चीनी का कुछ शक्कर से बना हुआ, उसमें कोकोनट और शक्कर से बना हुआ चीज़ों को डाल के ना ऐसे रोल बना दिया जाता है। वो बिहू के फेस्टिवल में आई थिंक खाया जाता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को ना आप देखोगे कि कुछ स्टेट में हमें सेम काइंड ऑफ फूड हमें देखने को मिलता है, कुछ में किसी स्टेट में जाओ तो वहीं पर्टिकुलर जगह में हमें उस फूड को देखने को हमें मिलता है। लेकिन आप आजकल तो ऐसा समय आ गया है जिस स्टेट में चले जाओ वहाँ पे कई दूसरे टाइप ऑफ स्टेट के फूड्स भी आपको मिल जाते हैं। तो हाँ, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है, कम्युनिकेशन बढ़ गया है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ये सारी चीज़ें अब आसान हो गई हैं। तो आप इजीली इसे कई रेस्टोरेंट में भी जा कर के आप देख सकते हो या फिर हमारी स्कूल्स में कभी स्टॉल्स लगाई जाती हैं फूड टाइप ऑफ रिलेटेड थीम पे। तो हम देखते हैं कि अलग अलग स्टॉल्स में ना बहुत सारे स्टेट्स के स्टॉल्स बनाए जाते हैं। वहाँ पे पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पेसिफिक फूड वहाँ पे डिशेस दिखाई जाती है। नाउ हम अब आगे आते हैं। हम पढ़ रहे थे व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड द लोकली ग्रोन फूड। अब आपको ये देखना है कि आप, सॉरी बच्चों यहाँ पे कुछ एरर आ गई है या तो हाँ, हम देख रहे थे कि अब किस तरह की फूड हमें, किस तरह की रिलेशन आपको दिखने को मिलती है ट्रेडिशनल फूड और लोकली ग्रोन फूड के बीच में। आपको कैसी रिलेशन देखने को मिलती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ये ध्यान दिया होगा कि ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन क्रॉप्स। आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो ट्रेडिशनल फूड हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट की, वहाँ पे ये देखा होगा कि वहाँ जिस तरह की फूड क्रॉप्स को उगाए जाते हैं उसी से रिलेटेड ट्रेडिशनल फूड भी होती है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि राइस और रागी, उड़द, कोकोनट जैसी ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स उगाई जाती थी। तो वहाँ खाई क्या जाती थी बच्चों? इडली। इडली किस चीज़ से बनता है? तो चावल से बनता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर इडली लोग खाते हैं। डोसा खाते हैं, सांभर खाते हैं, सांभर एंड कोकोनट की चटनी एंड रागी। इससे रिलेटेड चीज़ इसलिए भी खाते हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें उगाई जाती है ज़्यादा मात्रा में, तो ज़्यादातर वही खाई जाएगी ना, वही कंज्यूम भी की जाएगी, इसलिए ट्रेडिशनल फूड वहाँ की वही है बच्चों। नाउ मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। तो पंजाब में के रीजन में जाओ ना तो ज़्यादातर कल्टीवेशन मक्के की होती है, गेहूं की होती है, चने की दाल की होती है एंड बहुत सारी अलग अलग दाल की जो स्पेसीज उगाई जाती है। तो आप देख रहे हो कि वहाँ
किस तरह से ट्रेडिशनल फूड भी वैसा ही है, रिलेट करता हुआ। मक्के दी रोटी किस चीज़ से बनती है? तो मक्के से बनती है। मकई की रोटी जो बिहार में भी खाई जाती है, जो यूपी के भी कुछ रीजन में खाई जाती है। एंड सरसों दा साग, वहाँ पे सरसों भी जो बहुत ज़्यादा मस्टर्ड जो है उगाई जाती है, तो ये भी बहुत अच्छी मात्रा में खाई जाती है। दालें, छोले भटूरे में आप देखो तो छोला दाल से बनता है, तो वहाँ पे छोले भटूरे का भी प्रचलन ज़्यादा है खाने का। तो ये देख सकते हो आप किस तरह से ट्रेडिशनल फूड और फूड क्रॉप्स जहाँ उगाई जाती है एक दूसरे से रिलेट करती हुई दिखती है। कि नाउ हम अब आगे आते हैं। आगे हमारा है व्हाट रिलेशन, आप क्या पाते हो, ये हमने कर लिया। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। हम जानते हैं इंडिया एक कृषि प्रधान देश रहा है और अभी भी है। और डाइवर्स सॉइल, आप इंडिया के अलग अलग रीजन को आप देखोगे, अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल आपको देखने को मिलेगी और क्लाइमेट चेंज भी आपको अलग अलग दिखती हैं। तो इस वजह से भी बच्चों ट्रेडिशनल फूड्स और फूड क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जो सिस्टम है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। नाउ अब आते हैं, वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। और वेरियस क्रॉप्स इसलिए भी उगाए जाते हैं अलग अलग रीजन में, वो डिपेंड करता है वहाँ की सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया, choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region। और हमारे कई सारे इंडिया के कई सारे रीजन ऐसे हैं वहाँ पे फूड की जो चॉइस है वो इसलिए भी अलग अलग वेरी करती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, क्योंकि वहाँ की जो कल्टीवेशन, जो उत्पादन होती है, मतलब उसे जो उगाया जाता है फूड क्रॉप्स को, वो किसी विशेष रीजन में ना वहाँ की जो टेस्ट प्रेफरेंसेस और कल्चर और ट्रेडिशन का जो पार्ट होता है उसी से रिलेटेड फूड क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं। नाउ हम आते हैं, हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। हम अब देखते हैं इस टॉपिक में कि हमारा जो कुकिंग प्रैक्टिस है वो चेंज कैसे हुआ है टाइम से। टाइम जैसे ही चेंज किया है, समय दर समय कैसे खाना बनाने की जो प्रैक्टिस है, जो पद्धतियाँ हैं, वो चेंज हमें दिखता है। हम लोग देखते थे बच्चों, हमारी जो दादा दादी से अगर आप पूछो तो आपको पता चलेगा आपके दादा दादी के टाइम पे खाना जो बनता था वो मिट्टी के चूल्हे पे बनता था बच्चों, मिट्टी का चूल्हा। और अभी आप देखो तो आपकी मम्मी जो बनाती होगी वो गैस स्टोव पे बनाती है। तो ये जो चेंजेज आए हैं, क्यों आए हैं ये चेंजेज, इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया और क्या रीज़न रहा था इसके चीज़ों को बदलने के पीछे का, तो हम इसके बारे में अब समझने की कोशिश करते हैं। यू हैव लर्नड दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स। आपने ये देखा, समझा, सीखा कि जो फूड हैबिट है, खाना खाने के जो तरीके हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिला। आवर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर। और आप हमारा जो खाने का जो तरीका है और खाना बनाने का तरीका है वो भी बहुत ही ज़्यादा अलग अलग आपको दिखने को मिलेगा। आप ये गौर करो बच्चों, अगर हम किसी खाने की अगर बात करें पर्टिकुलर रीज़न की, तो जैसे हम मान लो रोटी सब्जी आपकी मम्मी बनाती है, तो सबसे पहले आटा गूंदने का तरीका जो है कुछ अलग आपको दिखता है ना। और वहीं आप दूसरे स्टेट में चले जाओ ना, वहाँ रोटी बनाने का भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ तरीका है हमारे रीजन में कि तवे पे रोटी सेका जाता है। वहीं आप दूसरे रीजन में चले जाओ, जम्मू कश्मीर या पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ या फिर ठंडे इलाकों में चले जाओ ना, वहाँ पे कैसा रोटी बनाने का तरीका आपको मिलेगा। वो जो डफ होता है ना आटे का, जो वो जो गोला होता है, उसको ना बहुत ही लूजली उसको ना पहले तो गोला उसको बनाया जाता है आटे को। देन उसको ना तवे पे नहीं बनाया जाता उसको ना, एक बड़ा सा स्टोव होता है, मतलब चूल्हा होता है बहुत ही भट्ठी टाइप में, उसको ना रोटी को ऐसे हाथ पे ही ऐसे फैला करके उस भट्ठी के अंदर बस सेक दिया जाता है और वो निकल के आता है एज अ तंदूरी रोटी।
मतलब वो देखते हो आप, वो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते होगे तो खाने को मिलता होगा। वहीं आप दूसरे स्टेट में चले जाओ तो आपको लच्छा पराठा देखने को मिलेगा। बट देखो आप, फूड क्रॉप्स तो सेम ही आपको दिख रहे हैं, वेट वेट वेट, मतलब ये वीट 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 मतलब गेहूं से ही बने हैं। लेकिन जो खाना बनाने का तरीका है वो आपको डिफ़र करता हुआ नज़र आता है। तो अब आते हैं इडली बनाने के तरीकों पे। हम जनरली चावल, बिहार, यूपी, पंजाब में क्या होता है कि हम लोग जनरली चावल को ना उबाल के चावल ही बना लेते हैं। बट अब आओ साउथ के स्टेट्स में, वहाँ क्या दिखता है आपको कि इडली को ना सबसे पहले उसको बनाने से पहले चावल को भिगो के रखते हैं, फिर उसको पीसते हैं, पीसने के बाद फिर फर्मेंटेशन करने के लिए ना उड़द दाल वगैरह मिला के बहुत 4 5 7 घंटे तक रख देते हैं फर्मेंटेशन के लिए, गर्मी के मौसम में जनरली। तो वो जब फर्मेंट हो जाता है, जब उसमें ईस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, तो उसको ना अच्छे से बना के फ्लफ़ी टाइप ऑफ इडली बनाई जाती है। तो अब देखो, है तो हम चावल ही यहाँ पे भी खाए कंज्यूम कर रहे हैं, बट जो खाना बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है। ऐसे ही आपको कई सारे स्टेट्स में बहुत अलग-अलग टाइप ऑफ डिशेज़ आपको दिखेंगी, किस तरह से अलग-अलग तरीकों से बनाई जाती है खाना, वो हम पढ़ेंगे और आप भी देखने की कोशिश करें, इंटरनेट्स पे ढूँढें, खोजें और डिस्कस भी करें आप अपने दोस्तों के साथ। लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड आउट। अब हम उस खाना बनाने के तरीकों के बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का खाना बनाने का तरीका है। तो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, आपको ना एक क्वेश्चन का लिस्ट प्रिपेयर करना है। और जब आप इंफॉर्मेशन जब गैदर करने जाओ, इकट्ठा करने जाओ फ्रॉम एल्डरली पीपल, जब आप बड़े लोगों के साथ डिस्कस करो इस फूड की प्रिपरेशन और फूड हैबिट्स के बारे में ना, तो आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना करके ना आपको वो वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है। कुकिंग के प्रैक्टिस मतलब क्या खाना बनाने की जो पद्धतियाँ हैं उसके बारे में आप रिसर्च करो, क्वेश्चन करो और उसको ना लिखो आप अपने नोटबुक में। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिंपल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो आपको इस तरह के ही क्वेश्चन आपके नोटबुक्स में आपको बनाने हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड्स डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू, किस तरह के खाना ऐसे भोजन हैं जो आप अभी तक खाते हो, और ऐसा क्या खाना खाने की जो चीज़ें हैं जो अभी आपको बदलती हुई दिखती हैं, उसको लिस्ट करनी है। व्हाट आर द चेंजेस, किस तरह की बदलाव आपको दिखती हैं खाना बनाने के तरीक़ों में। टाइम जैसे ही बीतता जा रहा है, और पहले के टाइम पे किस तरह से खाना बनाने की पद्धति होती थी, तो उसको भी हम लिस्ट आउट करके इस पे लिखेंगे अपने नोटबुक पे। व्हाट हैज़ कॉज्ड दिस चेंजेस, और ऐसा क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से हमें ये चेंज देखने को मिलता है कि पहले हम मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते थे, ट्रेडिशनल स्टोव पे, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है बच्चों, आप देख सकते हो। तो ये मिट्टी के चूल्हे पे ये खाना बनाया जा रहा है। और अभी क्या होता है कि हम ये गैस स्टोव का ज़माना आ गया है। अब जिस घर में जाओ ये गैस स्टोव देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन सम पार्ट ऑफ इंडिया अभी भी विलेज एरिया में ना चूल्हे पे खाना बनाई जाती है। अभी तो देखो बच्चों, अभी मैं जिस टाइम अभी वीडियो प्रिपेयर करके आपको अपलोड कर रही हूँ, अभी तो इतनी ज़्यादा वेस्ट एशिया में ना युद्ध चल रही है, वॉर चल रही है, तो इसकी वजह से अभी गैस की क्राइसिस आ गई है। तो बहुत सारे लोग शहर में भी जो थे वो भी अभी ट्रेडिशनल तरीक़ों पे आ चुके हैं, कहीं मिट्टी का चूल्हा, कहीं लोहे का चूल्हा बनाकर लोग खाना बना रहे हैं उस पे। Now, conduct interviews with some elderly people based on the question prepared. आपको ना एक इंटरव्यू करना है आपके बड़े बुजुर्गों के साथ, और ना आपको इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आपको उन बुजुर्गों से, आपको जैसे आपके घर में दादा हो, आपके पापा हो, उनसे पूछनी है कि दादाजी आप बताओ कि किस तरह की खाना पहले बनाई जाती थी, कैसे बनाई जाती थी, और ऐसा क्या खाना था जो पहले खाया जाता था अब नहीं खाया जाता है, और अब खाया जाता है पहले नहीं खाया जाता। आपको ना इन सारे तरह के क्वेश्चंस को आपको करनी है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो चेंजेस हुए हैं ना, पहले ट्रेडिशनल तरीका था, अब मॉडर्न गैस आ गया है, ये इसलिए हो गया है बच्चों क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब ज़्यादा डेवलप हो गई हैं। पहले ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं था, इसकी वजह से हमें चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था। बट चूल्हे पे खाना बनाया हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ करता था बच्चों। आप अपने अगर दादा दादी से जब इंटरव्यू करोगे तो आपको वो बोलेंगे भी, और आप पूछना भी, ये क्वेश्चन बहुत मस्ट है। और काफ़ी न्यूट्रिशनल भी होता था बच्चों। और गैस पे भी ठीक ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इसके डिमेरिट्स हैं, बट या ट्रेडिशनल जो खाना होता था चूल्हा पे, जो
जो बनता था वो काफ़ी स्वादिष्ट होता था। और पहले जो हम मसाले को पीसते थे सब्जी के लिए, वो सिलबट्टे का हम यूज करते थे। बिहार, यूपी वगैरह में हम उस सिलबट्टे को सिल्ला लोढ़ी भी कहते हैं। तो इसका यूज करते थे, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अभी हम इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर ले चुके हैं, उसको हम यूज करते हैं एज टू ग्राइंड मसाला ऑफ सब्जी। चेंज इन कुकिंग टूल्स ओवर टाइम, ये फिगर आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि कुकिंग टूल्स में कितनी सारी चेंजेस आपको दिख रही है अभी के ज़माने में। और भी कई सारे चेंजेस हुए हैं, आपको पता ही होगा बच्चों, आप इतने भी बच्चे नहीं रहे अब। हाँ बच्चों, मैं आपको एक और बात बता दूँ, जैसे ही आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हो ना, कई सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं, आपको ना एक नोटबुक में इसे ना लिखनी है और उसे ना डेली लाइफ यूज़ में प्रैक्टिस भी करनी है बच्चों, क्योंकि ये ना इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज़। यस, वी आर लिविंग इन इंडिया। हमें अपनी हिंदी भाषा को भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब करना है, बट वी आर, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो ना बच्चों, तो आपको इन सारे वर्ड्स की जो यूजेस है ना, कई बार आपको दिखेंगी आगे भी, तो इसे करनी है। और दूसरी बात ये कि आप मैं अभी तो थर्ड चैप्टर करा रही हूँ, पर मुझे ये चीज़ पहले ही बोल देनी चाहिए थी, बट अभी भी बोल रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि फर्स्ट चैप्टर से थर्ड चैप्टर अभी जो मैं करा रही हूँ बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस की ना, मतलब चैप्टर की आपको नोट्स बना लेनी है। नोटबुक में एक नई सी नोटबुक लेनी है, उस पर ना जितने भी डेफिनेशंस आ रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको ना आप नोट्स बनाने की कोशिश करो। हाँ बच्चों, ये चीज़ अभी मैं डेवलप करा रही हूँ, क्योंकि आप जब आप 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में आओगे ना, ये चीज़ अभी से प्रैक्टिस रहेगी तो आगे चल के ये प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप अभी से ही नोट बनाना स्टार्ट कर दो और याद भी करना स्टार्ट कर दीजिए। और याद नहीं करना है, बल्कि प्रैक्टिकल करके भी मतलब चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। तो हाँ, अब आगे चलते हैं। वॉट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज़ यू कंडक्टेड। और आपने जो अपने दादा दादी, मम्मी पापा से जो इंटरव्यू लिया था, वो आपको उसका क्या रिज़ल्ट आपको मिलता है, किस तरह की चीज़ें जो है आपको नई मिली उस इंटरव्यू के दौरान। तो आपको ना वो एक डेटा बनानी है और उसे डॉक्यूमेंट करनी है। कुकिंग प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड कलिनरी प्रैक्टिसेस। कुकिंग, जो खाना बनाने की जो पद्धतियाँ थी, उसे हम कलिनरी प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। उसे कलिनरी प्रैक्टिसेस मतलब खाना बनाने की जो पद्धति होती है, पाक पद्धतियाँ इसको कहा जाता है। हैव चेंज्ड ओवर टाइम, ये हमें देखने को मिलता है कि खाना बनाने की जो प्रोसेस है वो टाइम के साथ साथ बदलती हुई नज़र आती है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary practices। हमें दिखता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बदलाव दिखता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न culinary practices में, पाक पद्धतियाँ में। अर्लियर, पिछले बहुत समय पहले हम लोग क्या करते थे कि मोस्ट ऑफ कुकिंग वाज डन यूजिंग चूल्हा। ज़्यादातर खाना हम किस चीज़ से बनाते थे? चूल्हा में बनाते थे, जो फिगर हमें 3.1 में ये दिखाया गया है चूल्हे की पिक्चर के साथ। नाउ हम स्टोव पे आ चुके हैं, गैस स्टोव पे, एलपीजी गैस स्टोव। पहले क्या होता था, सिलबट्टे का यूज़ करते थे। नाउ वी आर मूविंग टू इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर। वही आपको यहाँ पे बताया गया है। अर्लियर मोस्ट ऑफ ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग सिलबट्टा, वही मैंने आपको अभी जो बताया। अब आपको फाइंड आउट करनी है व्हाट वेयर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। अब आपको ये भी पता करनी है बच्चों, सर्च करना है इंटरनेट पे, और इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स और सिलबट्टे के अलावा और क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसा तरीका है जिसकी थ्रू हम चीज़ों को ना पीसने का यूज़ करते हैं, किचन के मसालों को पीसने का यूज़ करते हैं, वो आपको उस तरीक़ों को ढूंढना है, खोजने की कोशिश करनी है। वाई हैव दीज culinary practices चेंज्ड ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ ये जो पाक पद्धतियाँ हैं ये क्यों बदली, क्यों चेंज हुई? दीज चेंजेस इसलिए हुई, बदली बच्चों, क्योंकि ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। बच्चों, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ये चेंज हमें देखने को मिली। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, ये जो
यातायात के जो साधन थे, मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह आप ले जाओ, तो इसकी इम्प्रूवमेंट की भी वजह से, रोड्स की डेवलपमेंट्स की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। आजकल आप देखो जैसे ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेज़न का ज़माना आ गया है। चीज़ों को आप ना ऑनलाइन मंगा लो, आप कोई भी तरह की चीज़ है तो आसानी से आ जाती है। ये क्यों आ पा रही है? क्योंकि ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बच्चों। तो ये जो लाइन है ना, दीज चेंजेस मे बी ड्यू टू द फैक्टर सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये ना आपको अंडरलाइन करके नोटबुक में लिखनी है। और भी इससे पहले कई सारे ब्लैक वर्ड्स थे और डेफिनेशंस थे ना, उसे भी आपको नोटबुक में लिख लेनी है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। तो जब आपकी एग्ज़ाम जब आने को होंगी, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे ना, उससे 5 दिन पहले, 7 दिन पहले आप उसे पढ़ना स्टार्ट करोगे, रिवीजन करना स्टार्ट करोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होगी कि इन्हीं सारे नोट्स से ना आपके क्वेश्चंस आ जाएं। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में ना वो पीछे जो एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा नहीं आते। ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं बुक के अंदर से। ये सारे नोट्स जो आप बनाओगे ना, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा वो आने वाले एग्ज़ाम में। तो अभी से ही आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड्स? अब आते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फूड्स में ऐसी कौन कौन सी ऐसी कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि हम खाना खाने के दौरान यूज़ करते हैं। तो अब फिर से आ जाते हैं मेडू और मिस्टी नाम के 2 बच्चे, जो अपने स्कूल में एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वो वहाँ घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। तो वहाँ का जो फूड का जो थीम होता है वो क्या है बच्चों? ईट हेल्दी लीव हेल्दी। यहाँ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये मेडू और मिस्टी आ गए हैं अपने स्कूल के फंक्शन में। यहाँ एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, उस फंक्शन का थीम रखा गया है ईट हेल्दी लीव हेल्दी। यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग स्टेट के फूड को यहाँ दिखाया गया है और स्टॉल्स बनाए गए हैं जहाँ पे पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टेट की पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स यहाँ पे शो की जा रही है, प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं और दिखाई जा रही है कि गुजरात में किस तरह के फूड खाए जाते हैं, असम में किस तरह के फूड खाए जाते हैं। और भी अदर स्टॉल्स हैं जो इस फिगर में अच्छे से दिख नहीं रही, बट आई थिंक भारत के कई बहुत सारे देश के स्टॉल्स लगाए गए होंगे। तो मेडू और मिस्टू जाते हैं अपने स्कूल में और ये फूड फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। और द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे कई सारे अलग अलग ट्रेडिशनल डिशेज हमें डिस्प्ले किए जा रहे हैं, प्रदर्शनी की जा रही है उसकी। डॉक्टर पोशिता नाम की एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स जो वो चीज़ों को ना एक्सप्लेन करती है बच्चों के साथ कि हेल्थ जो है, हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। हेल्थ क्या है? अल्टीमेट वेल्थ है बच्चों। क्या है? स्वस्थ ही धन है बच्चों। न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट पोशिता मैम बताती हैं बच्चों को। जब तक आपके हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो वेल्थ भी कैसे आएगी? और हेल्थ की वजह से ही तो आप वेल्थ भी कमा सकते हो। सो नाउ यहाँ फिगर में दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ एक बच्ची है, पानी पी रही है पानी की बोतल में। तो अब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। अब समझने की कोशिश करते हैं ये जो पोशिता मैम ने हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ बताया, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हैव यू एवर मिस्ड अ मील? क्या आपने कभी खाना मतलब मिस किया है, छोड़ा है किसी दिन? तो कैसा आप महसूस करते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील? जब आप खाना किसी दिन खाना छोड़ देते हो या फिर फास्टिंग करते हो किसी वजह से, तो कैसा आपको महसूस होता है? वी फील टायर्ड, हम थके थके महसूस करते हैं और लेस एनर्जेटिक महसूस करते हैं, मतलब ऊर्जा ही नहीं रहती हमारे शरीर में। व्हेन वी डू नॉट ईट, जब हम किसी बहुत लंबे समय तक हम नहीं खाना खाते तो हम ना ऐसा महसूस करने लगते हैं। वाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस? आपको ऐसा देखने को मिलता होगा कि मैराथन में जो रनर्स होते हैं वो ना हमेशा ग्लूकोज वाटर पीते रहते हैं। आप जैसे आपको मैं बताऊं, अभी जो आईपीएल की मैच चल रही है, क्रिकेट चल रही है या फिर क्रिकेट जनरली अगर देखें तो ना प्लेयर्स जो होते हैं वो ना वाटर में ग्लूकोज वाटर पीते रहते हैं हमेशा बीच बीच में।
जब भी एड्स आती है या फिर कभी ब्रेक मिलता है तो ये क्यों पीते हैं ग्लूकोज वाटर, क्या रीज़न है इसके पीछे का। तो अब उस रीज़न के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्लूकोज ना प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज हमें ना तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है हमारी बॉडी को, और उस ऊर्जा से हम बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ भी हम कर पाते हैं, दौड़ सकते हैं और हम कई भारी काम भी कर सकते हैं। ग्लूकोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एक किस चीज़ का उदाहरण है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ये जो ब्लैक वर्ड है ना, आपको इसकी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिख लेनी है। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। कार्बोहाइड्रेट एक प्राइमरी सोर्स है हमारे डाइट का। तो अब जैसे कि मैं फिगर में दिखा देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट ऐसे कौन कौन से फूड से हमें मिलते हैं, तो ये आपको फूड की मदद से आपको बताती हूँ, फिगर की मदद से, सॉरी। नाउ सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कुछ ऐसे स्रोत हैं जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पोटैटो दिख रहा होगा आपको बच्चों, ये भी एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। शुगर केन है, बनाना है, स्वीट पोटैटो जिसे हम अलवा कहते हैं कई रीजनों में, बिहार के रीजनों में पर्टिकुलर। व्हीट गेहूँ, राइस चावल, बाजरा, मेज मक्का, मैंगो आम, पाइनएप्पल, अनानास। तो अब देखो बच्चों, इतने सारे जो फिगर्स में मैंने नाम लिए, इन सारे फिगर्स का जो है चीज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सोर्स हैं। मतलब इस सारे चीज़ों में ना कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कई ज़्यादा होती है। और कार्बोहाइड्रेट एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, हमारे डाइट का हिस्सा जो होता है उसमें ना ये प्राइमरी सोर्स है ऊर्जा प्रदान करने के लिए। सीरियल्स जो है जैसे अनाज, जैसे लाइक गेहूँ, चावल, मक्का, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, ये सारे के सारे किस चीज़ के सोर्स हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। कार्ब्स ज़्यादा इससे मिलते हैं। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? क्या आपको ये पता है जो आप चीनी खाते हो वो भी एक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का? वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव अ लड्डू एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? हम देखते हैं कि ठंड के मौसम में ना ज़्यादातर कई सारे घरों में बहुत अलग अलग स्टेट में अलग अलग काइंड ऑफ लड्डू, मीठे लड्डू बनाए जाते हैं बच्चों। क्यों बनाए जाते हैं? तो कार्ब्स की मात्रा हमारे शरीर में कम ना हो, इस वजह से हमारी दादी नानी ना लड्डू बनाती है। वो लड्डू ना खाई जाती है, कंज्यूम किया जाती है, ज़्यादातर उसमें मीठा का यूज किया जाता है और ऐसे अनाज का यूज किया जाता है जिसमें ज़्यादातर कार्ब्स की मात्रा पाई जाती है। मैं अगर बताऊं बच्चों, इस बात से ना बहुत सारे बच्चे अनअवेयर होंगे। बिहार के रीजन में ना, हाँ, बिहार के रीजन में छठ जब होता है ना, उसमें एक पर्टिकुलर स्पेशल लड्डू बनाई जाती है, चावल की लड्डू। वो ना चावल के आटे से बनती है और उसमें चीनी या शक्कर, गुड़ वगैरह डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के ना एक लड्डू बनाई जाती है। काफ़ी टेस्टी होता है बच्चों। इस तरह की लड्डू बनाई जाती है ना, वो एक कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का सोर्स का काम करता है हमारे शरीर में ना। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी भी हो जाए किसी तरह से, तो वो ना हमें बैलेंस करने का काम करती है। तो ये जनरली लड्डू किस चीज़ से बना हुआ होता है? बेसन या फिर गेहूं के आटे से बना होता है, घी से बना होता है, एंड मेन इंग्रेडिएंट्स लड्डू का क्या होता है बच्चों? गोंद, जो कि एडिबल गम्स भी कहते हैं। पंजाब, राजस्थान वगैरह रीजन में ना ये गोंद की लड्डू ज़्यादा बनाई जाती है। नट्स एंड सीड्स और कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स का भी यूज किया जाता है लड्डू बनाने के लिए, जिससे प्रोटीन्स भी बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिले, फैट भी बहुत ही अच्छे मात्रा में मिले। तो घी का भी यूज करते हैं। वेरियस काइंड ऑफ ऑयल, हम अलग अलग तरह के तेल का भी हम यूज करते हैं, जिससे कि हमें फैट भी अच्छे से हमारे बॉडी में मिलता रहे। तो ये बच्चा है ना, बोलता है कि हाँ, मेरी दादी माँ भी तो बहुत अच्छी लड्डू बनाती है, जो कि घी और कई सारे नट्स का यूज करती है, ड्राई फ्रूट्स का यूज करती है, काजू बादाम, जो कि हमें हमेशा एनर्जी देता है और हमें गर्म रखने का काम करता है। ठंड के मौसम में ज़्यादातर इसलिए खाई जाती है कि एनर्जी भी दे और हमें हमारे शरीर को गर्म भी रखे ये लड्डू। तो तिल के लड्डू भी आप लोग बच्चों जानते होंगे, तिल की लड्डू खाई जाती है। और
तिलकुट खाई जाती है, ये सब तो वही हुआ ना, इसी चीज़ में ट्रेडिशनल फूड के तौर पे याद आया। और हम इसे खाते हैं और हमारे शरीर के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सोर्स ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। ये जो प्लांट की जो सोर्स है ना वो नहीं, फैट्स के जो सोर्स है वो प्लांट्स और एनिमल दोनों से आते हैं। नट्स सच एज ग्राउंड नट्स। अब प्लांट्स कैसे, जो नट्स होते हैं ना बच्चों, बादाम वगैरह नट्स, काजू बादाम और भी कई सारे आलमंड होते हैं, वॉलनट होती हैं, कई सारे। तो सच एज ग्राउंड नट्स, वॉलनट, कोकोनट एंड आलमंड एंड सीड्स जैसे लाइक पम्पकिन की सीड, सनफ्लावर की सीड एंड सम ऑफ जो इतने सारे जो मैंने अभी नाम लिए, ये सारे जो है फैट के सोर्स है। और फैट भी इज़ अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, और ये एनर्जी का भी सोर्स होता है फैट। नाउ हम कुछ ऐसे सोर्स ऑफ फैट के बारे में हम देख लेते हैं, जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैट होती है। तो हम फिगर के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहाँ आपको दिया गया है फिगर के थ्रू, आप देखिए, सोयाबीन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, मिल्क है, घी है, बटर है, और भी कई सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो जिससे ना हमें फैट मिलती है। नाउ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। कई सारे भारी भारी काम को ना हम कर पाते हैं बच्चों। ज़्यादा मात्रा में हम कार्ब्स खाएंगे, फैट्स खाएंगे, तभी तो बहुत सारी भारी भारी काम को कर पाएंगे, दौड़ पाएंगे, चल पाएंगे, और भी कई सारी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। देयरफॉर इसलिए बच्चों दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें ये ऊर्जा प्रदान करती है। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच इन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फूड। और ऐसे ही अलग अलग टाइप ऑफ फूड आइटम्स को आपको खोजनी है, पता करनी है इसके बारे में कि ऐसे कौन से अलग फूड आइटम्स हैं जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके बारे में आपको पता करनी है बच्चों। नाउ हम अब आगे आते हैं, पोलर बियर के बारे में पढ़ते हैं। पोलर बियर ना जनरली वो ठंड इलाके में रहता है। वहाँ ना उसके स्किन पे या फिर आपके बॉडी को आप देखोगे काफ़ी वो मोटा होता है। क्यों होता है मोटा, ज़्यादा मोटा बच्चों? वो इसलिए होता है जिससे कि उसका ना बॉडी हमेशा एनर्जी से फुलफिल रहे और उसे किसी तरह की न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। और वो एक तरह के ना वो स्पेशल टाइप ऑफ उसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है, गुण होता है, वो ना हाइबरनेट करता है। एडेप्टेबिलिटी का एक ये तरीका होता है बच्चों। वो हाइबरनेशन में की प्रोसेस में जाता है। विंटर स्लीप उसको कहते हैं। वो ना ठंड के मौसम में उसे, क्योंकि ठंड का मतलब आईसी आईसी रीजन है, पोलर एरिया है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है हमेशा, वहाँ पे उसे खाना नहीं मिलता बच्चों। इस वजह से उसे उस ठंड में भी उसे सर्वाइव करना होता है। इस वजह से ना नेचर ही उसे इस तरह से अडेप्टेबिलिटी दे रखी है कि वो हाइबरनेशन की मुद्रा में चला जाता है। और वो विंटर में ना हमेशा सोता रहता है बच्चों। कहे तो 6 महीने ये तो सोता ही रहता है, और बिना खाना खाए पिए ये कैसे रह सकता है जिंदा? वो इसलिए रह जाता है जिंदा क्योंकि इसका जो बॉडी होता है ना काफ़ी फैटी होता है। वो जो फैट होता है वो स्टोरेज होता है किस चीज़ का, एनर्जी का। तो वो हमेशा इसे ना एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, तो ये मरता भी नहीं है। तो हम आगे प्रोटीन ना दूसरे पार्ट में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे बच्चों। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग हेयर। तो बच्चों अभी तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और ऐसे ही आप बने रहें और पढ़ते रहिए बच्चों। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।